सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां अपन सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की क्लासेस कर रहे हैं। अकाउंट्स और कंपनीज एक्ट दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट है। कंपनीज एक्ट की मैंने एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है डिविडेंड नाम के चैप्टर की, और आई होप सो आपने वो डिविडेंड चैप्टर देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और आपने उस डिविडेंड चैप्टर का क्विज़ भी दे दिया होगा, जो मैंने इस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप ज्वाइन हो चुके हो तो वहाँ भी स्पेसिफिक आपको वो क्विज़ मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उस क्विज़ को भी ज़रूर देना, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, उससे आपको फ़ायदा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, और आपको कितना रिमेंबर हो रहा है। तो क्विज़ देने से पहले ज़रूर मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार वीडियो देखिए डिविडेंड चैप्टर का, उसके बाद एक बार खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो से डायरेक्ट आप क्विज पे चले जाएं, एक बार खुद एक बार सेल्फ स्टडी भी कीजिए। मैंने अपनी पीपीटी भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर से यूट्यूब चैनल पर जाके, अपने यूट्यूब वीडियो पर जाके उसको, उस प्रोविज़न को देखिए, तो एक बार खुद सेटिस्फाइड हो जाए कि चलो मुझे पूरा चैप्टर आ गया। तो उसके बाद उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपके कितने स्कोर होता है, कितना स्कोर होता है, कहाँ आप उस चीज़ को मिस कर गए, किस क्वेश्चन को मिस कर गए, किस प्रोविज़न को मिस कर गए। तो इसी के साथ आपने अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, तो इस ऑडिट एंड ऑडिटर्स में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, चलो अब अपन आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं क्या क्या प्रोविज़न रहेंगे इसमें। तो ये जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है, ये सेक्शन लिस्ट है। इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सेक्शन कवर होंगे 139 से 148 तक। ठीक है, ये जो आपके सेक्शन रहेंगे, 10 सेक्शन रहेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। तो उस 10 सेक्शन को आपको पढ़ना है। कौन कौन सेक्शन नंबर याद रखने, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे सेक्शन नंबर आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत है। याद इन द सेंस ये कि नहीं आप कल के कल परसों रटने लग जाओ। ये सेक्शन नंबर आपको ऑटोमेटिक ही याद आ जाएंगे, क्योंकि जो इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जब आप उसको मेरे वीडियो में देखोगे, जब आप खुद उसको पढ़ोगे, जब मैं इसके आपके क्विजेस दूंगा, मैं आपको टेस्ट आपको टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाऊंगा, तो ऐसे वैसे आपको सेक्शन नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई पर्टिकुलर को लोड नहीं लेना है। बस आपको काम क्या करना है कि जो जो मैं सेक्शन नंबर आपको बता रहा हूँ एक पेपर पर जरूर लिख देना। जिससे क्या होगा कि अगर आपके एक पेपर में सारे सेक्शन नंबर लिखे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, सारे मत लिखना क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाओगे कि मैं सारे याद, क्योंकि मन अपन क्या होता है कि अगर अपन किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। तो जो जो मैं सेक्शन नंबर आपको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, वो सेक्शन नंबर अलग से पेपर पे लिख दीजिएगा, या एक फ्रंट पेज जो आपकी नोटबुक आपने बनाई उस पर लिख दीजिएगा, ताकि आप जब फिर से रिवीजन करेंगे, जब पढ़ेंगे तो बार जब वो पेज, एक ही पेज आपके सामने नज़रों के सामने आएगा ना, तो आपको क्या रहेगा, कंफर्टेबल फील होगा और आप इस पर कॉन्फिडेंस गेन करोगे। ठीक है, तो इस 10 सेक्शन को देखते ही मैंने कल एक लिस्ट दी है आपके लिए कि आप अगर अपना लिस्ट को देखना चाहें तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और इसमें सबसे फर्स्ट अब मैं चैप्टर का नाम जैसे आपको दिख रहा है, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स ये होता क्या है, ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स क्या होता है, ये मतलब कहाँ से ज़रूरत पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई कंपनी होती है, ठीक है, अगर वो कंपनी होती है, उसने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया कि आज जैसे आज रिलायंस है, या फिर कोई भी आप छोटी मोटी कंपनी, आपके खुद के नाम की कंपनी बना लीजिए। मेरा नाम सुमित है तो मैं सुमित एंड कंपनी बना रहा हूँ, सुमित प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये जो सुमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, उस कंपनी में किसी न किसी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया होगा। मैंने वो पहले वाले लेक्चर में बताया कि शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब कंपनी कहती है यार मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, कि आज मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी अपने पब्लिक करती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है, अपने क्रेडिटर्स को देती है, अपने सारे मेंबर्स को देती है कि ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट है। इस बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर देखो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया, इस प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, मैं इतना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही हूँ, तुम तो मस्त रहो, मैं तो बस जो हर साल प्रॉफिट कमाए जा रही हूँ। और ऑडिटर्स जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर, जो इन्वेस्टर्स है, वो सब खुश हो जा रहे हैं कि चलो अरे मेरी कंपनी जहाँ मैंने पैसा लगा रहा है फुल पैसा कमा रही है, फुल प्रॉफिट कमा रही है।
तो और वो बस उस पर कंपनी पर रिलाई करते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा, क्या तुम्हें लगता है कि सही रहेगा कि आज मैं हूँ, मैं तुमसे पैसा लेके आ रहा हूँ, मैं तुम तो मैं मेरी बस बोल रहा हूँ, तुम इस पर रिलाई कर लो और मैं जो कमा रहा हूँ वो सही है, जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सही है। तो आपके मन में आएगा नहीं यार, मैंने जो इतना करोड़ों रुपए तुमको दे रखे, मैं कल तुम्हारे बोलने पे कैसे रिलाई करूँगा जो तुम मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दे रहे हो वो सही है या नहीं है। तो क्या होता है कि कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट ने एक प्रोविज़न बनाया है इन सब के लिए, एक एक्सपर्ट की आपको अपॉइंट किया है। आज यार एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको मतलब कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कर सकता है ना, उसको जरूरी थोड़ी कि हर एक पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ना आता हो। हर एक पर्सन को पता है कि बैलेंस शीट में क्या एसेट्स एंड लायबिलिटी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे रीड करते हैं, कहाँ प्रॉफिट लिखा होता है, कंपनी कैसे परफॉर्म करी कैसे देखना होता है, सबको नहीं पता होता। तो क्या होता है कि एक एक्सपर्ट टीम होती है, उस एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि यार तुम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखो, तुम इस खाते को देखो कि यार ये सही भी कर रहा है नहीं कर रहा है, कंपनी सही है या नहीं है, या ये फ्रॉड ही बताया जा रही है कि हम तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे, पता चला कि 1 साल बाद कंपनी डूब गई। तो एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाता है कि एक्सपर्ट टीम को कहा जाता है कि तुम इस पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को देखो, अगर तुमने मुझे इस बुक्स ऑफ अकाउंट पर साइन करके दे दिया कि यार हाँ कि ये सही बोल रहा है जो ये बोल रहा है, या तुमने इस चीज़ पे अपना स्टैंप लगा दिया, तो मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं एज ए कॉमन मैन इस बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिलाई करूँगा कि हाँ चलो ये जो कंपनी ने डेटा दिया वो सही है। ठीक है, तो अब वो एक्सपर्ट कौन होता है? वो एक्सपर्ट होते हैं ऑडिटर्स। ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं ऑडिटर्स। वो ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑडिटर्स इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं, और इस बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के बाद अपना साइन करते हैं कि भाई यार चलो मैं ये इस बुक्स ऑफ अकाउंट को रिलाई करता हूँ और मैं इस बुक्स ऑफ अकाउंट पे साइन कर रहा हूँ। तो वो माना जाता है कि ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया? मैं आपने बस आपको एक कहानी के थ्रू मैंने एक बताया कि ऑडिटर्स कौन होते हैं, कंपनी कौन अपॉइंट करता है, इसका क्या रोल होता है ऑडिटर्स का। एक सिंपली आपको एक मैंने गो थ्रू किया इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए अब अपन अपने इस चैप्टर के सेक्शन को कवर करते हैं। मैंने आपका एक बेस कवर किया है कि ऑडिटर्स क्या होता है, कौन कंपनी होती है, क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें होता है। तो अब मैं चलो आपको बताता हूँ। अब अपन स्टार्टिंग से, अब ये सेक्शन नंबर कौन सा है? 139। ये सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है, ये आप मार्क कर दीजिएगा। 139 के अंदर सबसे सब सेक्शन आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सब सेक्शन के अंदर भी जाइए। किस्मत ख़राब हुई तो एग्जाम में सब सेक्शन के साथ भी हो जाएगा। सब सेक्शन किसको बोलते हैं आपको आइडिया है नहीं है? सब सेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे सब सेक्शन मैंने अगर आपने देखी है तो यहाँ लिखा हुआ है 139(6) है ना। तो ये जो 139 हुआ ये होता है सेक्शन, ये जो 6 लिखा होता है इसको कहते हैं सब सेक्शन। तो अपन इसको रीड कैसे करते हैं कि सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर 6। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज एक को लिखा होता ए तो उसको कैसे रीड कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं अपन क्लॉज। अपन कैसे रीड करते हैं? सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर 6 क्लोज ए के अंदर ऐसा लिखा हुआ। समझ में आया आपको? इस मैंने बस एक आपको बताया कि इस सेक्शन नंबर को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे ऑडिटर्स तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब सेक्शन नंबर आपको 139 याद रखना है। 139 के अंदर अब मैं सबसे पहले आपके पास क्या लेके आ रहा हूँ? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब क्या हुआ? कौन होता है फर्स्ट ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर मतलब ये होता है कि आज मैंने नई नई ताज़ा कंपनी खोल दी, बिल्कुल नई नई ताज़ा गरम गरम आपके सामने कंपनी पेश कर रहा हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल अभी खुली है, आज के दिन मेरी नई कंपनी खुली है। तो आज जो मैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करूँगा, जो इस कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर होगा, जो इस कंपनी का पहला हीरो होगा, उससे कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। उससे कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ना पहला जिसने किया उसे के हम सबसे नाम याद रहता है, तो वो फर्स्ट ऑडिटर होता है। उसके बाद जो ऑडिटर होंगे उसको क्या कहेंगे अपन? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद जो ऑडिटर होंगे उसको अपन क्या कहेंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो मैं अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर किसे कहते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर किसे कहते हैं आपको बता दें। उससे पहले कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ, उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ बता दूँ? चलो बता ही देता हूँ। सबसे पहले होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, कंपनी। ठीक है, ये लग जा कंपनी। ठीक है, यह कंपनी में कितने तरह की कंपनी होती है मैं इस ऐसे तो कंपनी बहुत तरह की होती है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, ऐसे से होती है। लेकिन मैं इस चैप्टर के लिए आपको कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। किस में करूँगा? 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। दूसरी आती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। वाह सर, क्या बाइफिकेशन दिया आपने, मज़े आएगा, ये तो याद रह जाएगा। क्या रहेगा? सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद आती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। कंपनी कितने तरह की होती है? गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन कौन आता है? जो अदर देन गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट कंपनीज हो गई, स्मॉल कंपनीज, जो अलग अलग कंपनी होती है, वो आ गई आपकी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको कि कौन कौन से ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अपन को अपॉइंट करना है। तो मैं सबसे पहले आपका आता हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, अपन पहले पढ़ेंगे। अपनी जो सिमिलर नॉन गवर्नमेंट, मतलब अपने जैसी कंपनी है यार, जो कल को तुम एक कंपनी खोल दो तो वो प्राइवेट कंपनी होगी, वो नॉन गवर्नमेंट में काउंट होगी। तो पहले तुम उसके प्रोविजन सीखो ना, तुम जो अगर खोलने वाले हो कंपनी। तो क्या रहता है? सबसे पहले अब अपन फास्ट सब कुछ बोलते हैं। फर्स्ट ऑडिटर जो होगा, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा? 30 डेज के अंदर करेगा। 30 डेज के अंदर कहाँ से 30 डेज स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। समझ में आया आपको? क्या हुआ कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी सबसे पहले मैंने आज के तारीख में रजिस्ट्रेशन इसको कर दिया। उस आज के तारीख से जैसे मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, उसके 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है। कितने दिन के अंदर अंदर करना? 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेगा मैं ऑडिटर्स को अपॉइंट करके लेके आऊँगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने से फेल हो गया। क्या हो गया कि आप वो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। अब लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता था मैं 30 दिन के अंदर कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो फटा पोस्टर निकला जीरो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो चुका है अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में। तो अब वो भागता भागता क्या जाएगा? मेंबर्स के पास जाएगा, या मेंबर्स को बोलेगा इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू, हाँ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया तो वो फेल हो गया तो क्या करेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। मेंबर्स कौन होता है? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर। मेंबर्स या मेरे को 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना था, लेकिन मैं फेल हो गया ऑडिटर्स को अपॉइंट करने में, तो क्या प्लीज़ आप मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करोगे? तो मेंबर्स कहेंगे ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ। तो मेंबर्स आएगा इस कंपनी के रोल के अंदर कि मेंबर्स कहेगा कि मैं ठीक है, तुम वो फेल हो गए तो मैं 90 दिन के अंदर अंदर एक EGM बिठाऊंगा। EGM मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उस EGM के अंदर मैं फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दूंगा। समझ में आया? एक ओवरव्यू क्या हुआ? फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर्स 90 डेज के अंदर अंदर एक EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिठाएंगे। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब यार आपको बताओ EGM मतलब क्या होता है? आपको पता चल गया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, मीटिंग कितने तरीके होते हैं? चलो अब मैं ज्ञान का सागर बांट ही रहे हैं, तो चलो आपको ये ज्ञान का सागर और बांट लेते हैं। मीटिंग कितने तरीके होती है? मीटिंग होती है, आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। चलो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख रहा हूँ ना, तो आप नोटबुक में जरूर नोट करते जाइए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप ना अपना लेक्चर का टाइमिंग बढ़ता जाएगा, इससे फिर आप कहोगे बड़ा लेक्चर बना दिया। मीटिंग कितने तरीके होती है? तो आप ये लिखिएगा, मीटिंग जो तरीके की होती है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले होती है शेयर होल्डर्स मतलब मेम्बर्स, फिर होते हैं उसके बाद आता है आपका डायरेक्टर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, डायरेक्टर, फिर आपके आता है, समझ लो आप अदर्स मान लो इसको, मैं इसको अदर्स में मानूंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। शेयर होल्डर्स को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आता है AGM, फिर दूसरा आता है आपका EGM, फिर तीसरा आता है आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है। अब AGM क्या होता है, EGM क्या होता है, ये आपको मैं बताऊं तो AGM होता है जैसे हर फिनेंशियल ईयर के एंड में, ये फिनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, इस फिनेंशियल ईयर एंड में सारे शेयर होल्डर्स, सारे मेंबर्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो एक मीटिंग करते हैं, उसको कहते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जो पूरे फिनेंशियल ईयर के एंड में आपकी
मीटिंग होती है। अब एजीएम मतलब आपका समझ रहे हो ना। और ये शेयर होल्डर्स है, ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपने वो मूवी देखी गुरु, जिसके अंदर रिलायंस के बारे में बताया था, उसके अंदर एक पूरा ऑडिटोरियम बुक किया था मीटिंग के लिए, सारे शेयर होल्डर्स आ गए थे, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भर गया था उसके अंदर। तो ऐसा होता है एजीएम, मतलब हर साल में मीटिंग करते होते हैं शेयर होल्डर्स। ऐसा तो नहीं होता कि यार चलो शेयर होल्डर्स को कल मेरी इच्छा होगी मीटिंग करने की, चलो कल आ जाना सारे शेयर होल्डर्स, तो रास्ते से निकलता है चलो मेरे ऑफिस में आ जाना, ऐसा थोड़ी होता है। शेयर होल्डर्स काफ़ी दूर तक होते हैं, कितने कितने जगह होते हैं, सबको उनका पूरा अरेंजमेंट करना होता है। तो हर साल एक मीटिंग होती है उनकी, एजीएम होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, मेंबर्स की होती है। उस मेंबर्स की मीटिंग होती है एजीएम, उसको बोलते हैं एजीएम। अब उसके बाद होते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मतलब ये ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया या आपको कुछ अलग से कुछ स्पेशल आपको पॉइंट हो गए वो डिस्कस करने हैं, तो वो क्या होता है कि कंपनी होती है जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की मिड में एक मीटिंग अटेंड करती है, मीटिंग अरेंज करती है, उसको बोलते हैं ईजीएम। और जो फाइनेंशियल ईयर एंड में होता है उसको बोलते हैं एजीएम। तो आपको डिफरेंस समझ में आया ना, मेन मोटिव अपन को डिस्कस यही करना था। उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग, कोई गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक आपका प्रोविजन बना लिया आपको ये मीटिंग अटेंड करने, तो उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग बोल जाते हैं। अब डायरेक्टर मीटिंग, डायरेक्टर के मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग और कमेटी मीटिंग। कोई कमेटी सॉरी, कोई कमेटी अगर डिफाइन की तो वो कमेटी मीटिंग हो गया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद एक मीटिंग अपन कंडक्ट करता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बोलते हैं। अदर्स के अंदर सपोज क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब अपनी अपनी मीटिंग, ये सब अपनी अपनी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो वो क्रेडिटर्स की मीटिंग, वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग। तो समझ में आया मीटिंग कितने तरीके होते हैं, शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर की और अदर्स की। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोविज़न बताया कि मीटिंग, जिसको अगर समझ पता नहीं होगी कितने तरह की मीटिंग होती, तो ये अपन ने समझा। तो अब अपन ने यहाँ देखा कि फर्स्ट ऑडिटर्स को अपन अपॉइंट कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर। रजिस्ट्रेशन से फिर वो नहीं कर पाया तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को ईजीएम। ये अब आपको क्लियर हो गया कि ईजीएम क्या हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईजीएम में अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर्स को। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका पीरियड कितना, वो कब तक अपॉइंट रहता है। जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर है आपका, ठीक है, यहाँ मैंने ईजीएम बिठाई और ईजीएम में मैंने ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दिया, तो इसका जो पीरियड होगा वो यहाँ एक एजीएम हो गई, यहाँ एजीएम हुई जहाँ मैंने ऑडिटर्स को अपॉइंट किया। ये आपका ऑडिटर्स हो गया, ये आपके दो हाथ ऊपर खड़े कर रहा है, इसको देख लो, ये आपको हाई कर रहा है। तो ये ईजीएम में ऑडिटर अपॉइंट हो गया, और ये ईजीएम का ऑडिटर का पीरियड रहेगा नेक्स्ट एजीएम तक। समझे, जहाँ जैसे मेरे 18, जैसे अभी 20-21 चल रहा है ना, ये 21-22 चल रहा है, तो आज ये 21-22 के बीच में मैंने इस ऑडिटर को अपॉइंट किया। और 21-22 खत्म कब होता है, 31 मार्च 2022 के अंदर ये खत्म होगा। तो जहाँ मैं 31 मार्च 2022 में एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा, तो उसका पीरियड बेसिकली इस बीच में जब अपॉइंट हुआ तब से लेके तब तक, जहाँ 31 मार्च 2022 तक जब मीटिंग होगी तब तक का ही इसका पीरियड रहेगा, फर्स्ट ऑडिटर का टाइम रहेगा। समझ में आया, समझ में आएगा ना। चलिए ठीक है, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इसको वापस से समझ लीजिएगा, वापस से पीछे बैक करके समझ लीजिएगा। तो मैं समझ में, प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी के अलावा मैंने अब आपको देख लिया नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब मैं आपके पास आता हूँ गवर्नमेंट कंपनी के पास। अब गवर्नमेंट कंपनी, इस गवर्नमेंट कंपनी की मूवी के अंदर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है CAG। CAG की फुल फॉर्म क्या आती है, चलो CAG की फुल फॉर्म आप बताओगे, मुझे गूगल करके बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। जब गूगल खुद करोगे तो आपको याद रहेगा। CAG के बारे में बताऊं तो CAG होता क्या है, तो CAG होता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने इंडिविजुअल ओनर है, वो तो गवर्नमेंट ओनर है। गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी अपने डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं CAG। CAG कमेटी क्या होती है, हर गवर्नमेंट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके अकाउंट्स पर नज़र रखती है। हर एक ऑडिटर्स को वो अपॉइंट करती है कि तुम ऑडिट करके आओ इस गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, और इसके नॉमिनेटर कौन होते हैं, अपने रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया CAG का नॉमिनेशन करते हैं। तो आप इसकी फुल फॉर्म जरूर गूगल पर सर्च करना। चलो मैं इसका एक MCQ डालूंगा इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन तो आपको अभी से बता रहा हूँ मेरे MCQ लिस्ट के अंदर, आपको वो MCQ में सही हो जाएगा अगर आपने CAG की फुल फॉर्म अगर गूगल पर सर्च की, तो आपका एक फ्री में MCQ सही हो जाएगा, ठीक है। तो CAG होता है, इसमें करेक्टर आता है। तो फर्स्ट ऑडिटर कौन, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है CAG 60 डेज के अंदर।
कितनी डेज में, 60 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर वो CAG अपॉइंट करेगा। फिर उसका जैसे अपन ने प्राइवेट कंपनी में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में प्रोसेस देखा, वैसे इसमें हो जाएगा। अगर CAG फेल होता है 60 डेज में, अगर वो रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर आपको वो अपॉइंट नहीं कर पाया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन में अपॉइंट करेंगे, 30 डेज में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अगर फेल हो जाता है तो वापस से वो मेंबर को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर्स कितने दिन में करेंगे, 60 डेज में अपॉइंट करेंगे। तो अब आपको समझ में आया, CAG 60 डेज, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, फिर मेंबर्स 60 डेज। तो अब आपसे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर ऑफ डेज तो याद करना आपको ईजी रहेगा, क्योंकि CAG 60 डेज आप याद रख लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हमेशा 30 दिन ही रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट कोई भी हो। आप नॉन गवर्नमेंट कंपनीज पे होगी, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 30 दिन रहेंगे, और जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके पास भी 30 दिन ही रहेंगे ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए। अगर उन 30 दिन में फेल होता है तो मेंबर्स के पास टाइम आता है। अब देखो, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑलरेडी CAG ने 60 दिन ले लिए, फिर इसके अंदर 30 दिन ले लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स को 60 डेज दिए जाते हैं। मेंबर्स को कितने दिन दिए जाते हैं, 60 डेज दिए जाते हैं। और प्राइवेट कंपनी में कितने दिन दिए जाते थे, 90 डेज, और इसमें 60 डेज दिए जाते हैं। वो 60 डेज के अंदर वो EGM कंडक्ट करता है, और वहाँ पे वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है। उसका सेम होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना रहता है, नेक्स्ट AGM तक ही इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। अब फर्स्ट ऑडिटर के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब क्या होगा कि अब अगले ऑडिटर, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अब अपना अगला हीरो कौन होगा, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा। ठीक है, सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गया। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर मैं जाता हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपन देखेंगे तो अपॉइंटमेंट विल बी एट फर्स्ट AGM। जो फर्स्ट AGM होती है उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर, आपने बताया फर्स्ट ऑडिटर का टाइम पीरियड कब आता है, जब फर्स्ट AGM खत्म होती है। और इसी AGM में अपन आगे वाले टाइम के लिए भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। कितने टाइम के लिए अपॉइंट करते हैं, 5 साल। अपन कितने टाइम तक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर मैं एक ऑडिटर, आज रिलायंस मेरे को चाहती है अपॉइंट करना, मैं एज ए CA सुमित ओझा को वहाँ रिलायंस अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, तो मेरे को वो रिलायंस कहते हैं चलो मैं आपको 15 साल तक अपॉइंट कर दूँ, आप मेरे 15 साल तक ऑडिटर है ना, मैं बार बार फपून नहीं करना चाहती यार, हर साल कौन कर। मैं बोला सर आप मेरे को 15 साल तक अपॉइंट नहीं कर सकते हो, आप मेरे को मैक्सिमम 5 साल तक अपॉइंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को आप आगे भी अपॉइंट करना, तो 5 साल बाद आप फिर से मीटिंग करना, फिर से आप मुझे अपॉइंट करना अगले 5 साल के लिए। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम एक बार में 5 साल तक ही अपॉइंट हो सकता हूँ। तो फर्स्ट AGM में अपॉइंट हुआ आदमी टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM तक ही ऑडिटर रह सकता है। ये आपके सब्सिक्वेंट ऑडिटर में आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट प्रोविजन वगैरह आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मैंने आपके जस्ट एक नॉलेज के लिए जरूर रखा। अगर आपको पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, मैं बस आपको एक जो बोल रहा हूँ उसको सुन ले, उसको वही इनफ है। फर्स्ट प्रोविजन में बस यही लिखा है कि हर AGM आपको रेक्टिफिकेशन करना है। जैसे आज मेरे को 5 साल तक रिलायंस ने अपॉइंट किया है ना, तो हर साल एक बार जरूर रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। चलो यार ये AGM ये इस ऑडिटर को कंटिन्यू कर रहे हैं ना अपन, हाँ सब बोलेंगे हाँ कंटिन्यू कर रहा है, चलो चलो चलते रहो। बस ये एक रेक्टिफिकेशन का एक देसी लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया। सेकंड प्रोविजन भी एक बोल रहा है कि आपको जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ उसका रिटर्न कंसेंट लेना है कि यार चलो तू खुद तो राजी है ना, मैं तो कुछ ज़बरदस्ती तो दूल्हा नहीं बना रहा ना, तो खुद दूल्हा बनने के लिए रेडी है, तो खुद ऑडिटर बनने के लिए रेडी है, उसका रिटर्न कंसेंट दे दे मेरे को। ठीक है, और तू एक ऑडिटर सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ मैं सब एलिजिबल हूँ ऑडिटर, मैं एक CA हूँ, मैं ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। तो ये आपका सेकंड प्रोविजन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोविजन बस यही है, और आपको 15 डेज ये सब इतना ज़्यादा ROC को इन्फॉर्म करना इतना नहीं देखना है। ठीक है, तो आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर प्राइवेट कंपनी में हो गया। अब यही है सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा वो आपको देखना है। फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब अपन ने क्या देखा था कि प्राइवेट कंपनी में 5 साल तक अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट कंपनी है भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का, वैसे प्राइवेट कंपनी में भी पब्लिक का ही पैसा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट, समझ रहे हो, भारी भारी नाम आ रहे गवर्नमेंट, मतलब आपको सुनते ही पहले अंदर से होता है भारी कंपनी होगी है। तो अब इसके लिए आप ऐसा नहीं है कि एक बार अपॉइंट कर लिया 5 साल तक चलो निपटो, वो नहीं होता। इसमें हर साल अपॉइंट करना पड़ेगा। हर साल कौन अपॉइंट करेगा, मैंने किसका नाम बोला आपको, CAG अपॉइंट करेगी हर साल विदिन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विदिन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द, हाँ ठीक है, हर साल। जैसे आज 2021 खत्म हुआ, 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, उसको 31 मार्च 2020 के 180 दिन से 180 दिन अंदर अंदर आपको CAG अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। हर साल ऐसा ही चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का पैसा है ना, मामला बढ़ जाता है, तो ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऐसे अपॉइंट होगा।
ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये आपने देख लिया। अब आता है आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अब जो अपन ने अपॉइंट तो कर लिया है, अब इसमें इसमें क्या चीज़ आ गई, इसमें ये चीज़ आ गई है कि रोटेशन मतलब मैंने आपको बताया ना 5 साल तक अपॉइंट करने का। 5 साल तक अपॉइंट करने के लिए आपको जो मैंने रूल बताया था उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल अपन जाएंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा ना, मैं ऐसा करता हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 5 साल का जो प्रोविज़न होते हैं, ठीक है 5 साल। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल ऑडिटर, ऑडिटर फॉर्म जो फर्स्ट प्रोविज़न वहाँ जाके आप समझो क्या होता है। इंडिविजुअल ऑडिटर मतलब मैं एज अ CA सुमित ओझा एक इंडिविजुअल ऑडिटर हूँ। ऑडिट फॉर्म मतलब क्या हो गया, ऑडिट फॉर्म मतलब हो गया कि मैंने 3-4 ऑडिट पार्टनर ले लिए। मैंने CA सुमित ओझा लिया, CA मैम जो अपने मनीषा वाधवानी को ले लिया, CA अंकित खंडेलवाल, CA रजत अश्विनवाल, CA वो फलाना करके मैंने एक टीम बना ली, उसका एक फॉर्म बना ली, उसे कहते हैं ऑडिट फॉर्म। तो इंडिविजुअल ऑडिटर होता है, उसके लिए ऑडिटर फॉर्म के लिए क्या क्या प्रोविजन है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें, लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब कंपनी शेल नॉट अपॉइंट एज ए इंडिविजुअल एज ए ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, और ऑडिट फर्म को 2 टर्म, मतलब एक टर्म होती है 5 साल की, आप एक टर्म में 5 साल तक अपॉइंट कर सकते हो। तो जो इंडिविजुअल ऑडिट रहेगा ना वो केवल एक टर्म तक ही अपॉइंट हो सकता है। आपको अगर फिर से अपॉइंट करना तो एक लॉक इन पीरियड रहेगा, उस कुछ साल तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद आप अपॉइंट हो जाओगे। वैसी तरह से ऑडिट फर्म को 2 साल तक 2 टर्म तक अपॉइंट कर सकता है कोई कंपनी होगी वो 2 टर्म तक अपॉइंट, मतलब 5 + 5 10 साल तक आपको वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन 5 एक टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। ऑडिट फर्म का 2 टेन्योर होता है 5-5 साल का। और ये जो प्रोविजन एप्लीकेबल किसको होता है, ये सारी कंपनी को एप्लीकेबल है क्या, सारी जितनी छोटी मोटी बड़ी सब के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये जो प्रोविज़न है एप्लीकेबल है एक तो लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है, कहाँ लिस्टेड है, अपन जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, सेबी स्टॉक मार्केट, जहाँ वो कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी, एक तो लिस्टेड कंपनी के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है। और अदर कंपनी जहाँ ये रूल 5 के अंदर मेंशन है, ये रूल नंबर आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये जो दिया हो ना, जहाँ जहाँ आपको ये लिखा होता है कि कंडीशन है, जहाँ जहाँ आपको लिमिट दी हुई है वो आपको याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है MCQ पैटर्न के लिए। तो क्या हो गया कि ये जो प्रोविज़न है लिस्टेड कंपनी के अलावा किस किस को एप्लीकेबल है, जो पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ हो, और जो इन दोनों में अब कवर नहीं होती है लेकिन जिसकी फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से डिपॉजिट जिसका 50 करोड़ से ज़्यादा हो। समझ में आया, 10, 20, 50। अगर एक तो लिस्टेड कंपनी हो गई, दूसरा अगर आपके पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है उसका 10 करोड़ पर पेड अप शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी इसका 20 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, जो ये दोनों ही नहीं है, मतलब ये जिसकी पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ नहीं है, प्राइवेट कंपनी का 20 करोड़ नहीं है, या कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनका किसी का भी 50 करोड़ से ऊपर अगर आपके लोन हो गए, किसी से पैसा उधार ले लिया, पब्लिक से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, रूल समझ में आ गया आपको। बाकी ये जो प्रोविज़न है वो आपके लिए मेरे हिसाब से इतना, हाँ ठीक है, इतना कोई ज़्यादा आपके लिए इतना डीप नहीं जाना। जो मैंने अभी समझाया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको समझाया ये जो लिमिट दी हुई है, ये जो आपके प्रोविज़न है ये क्या क्या है वो आपको समझना है। फिर आपके आता है कि मेंबर में रिजोल्व द फॉलोइंग रोटेशन ऑफ द ऑडिट पार्टनर। ठीक है, ये भी इतना कुछ ज़्यादा आप रीड करेंगे ना कि हर रोटेशन ऑफ पार्टनर आपको रिजोल्व कर सकते हैं, हर AGM में आपको अपॉइंट करेगा वो, ऐसा करके जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द रूल्स भी हो सकता है। चलो ये भी हो गया। देखो ये जो इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, ये मैं आपको 6 या 7 स्लाइड में पूरा ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आप ईमेल को समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना। कोई ऐसा भी होगा जिसको ये बिल्कुल ही डेटा ही फर्स्ट टाइम देख रहा है, ये सब प्रोविजन ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए मैं इतना थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपके पास के लिए 6 पेज भी नहीं है। अगर मैं एक्चुअली टेबल फॉर्मेट में लाया हूँ आपके लिए, चार्ट फॉर्मेट में, ताकि आप जब रिवीजन करो तब फटाफट से आपके रिकेप हो जाए। तो ये 6 पेज है ना, तब आपके पास ये 10 मिनट 5 मिनट का पूरा चैप्टर खत्म है ना, 5 मिनट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा डिटेल समझाऊँ ताकि कोई फर्स्ट टाइम समझ रहा हो तो उसके लिए ईजी हो जाए। तो क्या होगा, अब ये जो अपॉइंटमेंट हो गए, अब सपोज मैंने सब कुछ देख लिया, आपको रोटेशन वगैरह देख लिया, अब क्या होता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी मतलब ये हो गया
कि राह चलते अपन जब चल रहा था, कुछ भी काम चल रहा था अपना, पूरा अपना ऑडिटर सब काम कर रहा था, लेकिन कोई ऑडिटर छोड़, मतलब ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी आ गई। उसने कैजुअल वैकेंसी क्या किस किस रीज़न से हो सकती है? कैजुअल वैकेंसी हो सकती है आपके दो रीज़न से, या तो वो रेजिग्नेशन दिया हो उस बंदे ने, या फिर कोई अदर रीज़न हो, ठीक है। अब रेजिग्नेशन दिया है, इसका मतलब आपकी कंपनी ऑडिटर, मतलब जो आपको ऑडिटर जो एक्सपर्ट है वो कह रहा है कि यार मैं इस कंपनी को रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी को ऑडिट कर ही नहीं सकता हूँ, मैं, ये कंपनी इतनी है कि मैं इस कंपनी को ऑडिट करना नहीं चाहता। तो इसके लिए आपको थोड़ा क्या रहना होगा कि अगर ड्यू टू रेजिग्नेशन अगर आपका कोई ऑडिटर की वैकेंसी होती है, तो अब इसके अंदर आपको वैकेंसी को फिलअप कैसे करोगे, कि आप दूसरा नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट करोगे? तो नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट करोगे आप? टू फिल कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। कितने दिन में अपॉइंट करेगा? विद इन 30 डेज। मैं आपको बोला था दो डायरेक्टर को हर जगह के 30 दिन ही मिलेगा, बेचारा उसको 30 दिन ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, कहीं भी वैकेंसी हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। और ये कब अपॉइंट करेगा? सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड इन अ जनरल मीटिंग कन्वे विद इन 3 मंथ। मतलब क्या होगा, आज मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब अपॉइंट किया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो एक जनरल मीटिंग बुलाएगा, और उसके अंदर जो उसने नया ऑडिटर को अपॉइंट किया उसका अप्रूवल लेगा मेंबर्स से। समझ में आया? उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेना है। वही अगर अदर रीज़न होता है, वो रेजिग्नेशन निकल नहीं होता, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अपॉइंट किया वो ही मैं मान रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये जो उसने अपॉइंट कर लिया ना, वो मैं ठीक मान लिया। लेकिन रेजिग्नेशन है तो उसका 3 महीने के अंदर अंदर मेंबर से भी अप्रूवल लेके आ, क्योंकि तूने, तेरी कंपनी, तेरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो तेरी कंपनी इतनी गंदी चल रही है कि तेरे ऑडिटर ने मना कर दिया मैं ऑडिट करने से, तो तू जो नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा, तूने क्या पता फर्जी ऑडिटर अपॉइंट कर लिया हो, अपने हिसाब से कोई जान पहचान वाला कर लिया हो, तो अब तू मेंबर्स का भी अप्रूवल लेके आ अगर रेजिग्नेशन हो तो, ठीक है। अगर कैजुअल वैकेंसी आती है कोई गवर्नमेंट कंपनी में मैंने कहा CAG सबसे बड़ा मेन रोल होता है, CAG अपॉइंट करेगा, लेकिन CAG के पास यहाँ पे 30 दिन ही रहेगा। और यहाँ एक ही हो जाता है कि अगर CAG अपॉइंट करेगा और CAG, ये आपको बताऊँ, ये यहाँ लिखा हुआ CAG अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। अगर CAG फेल होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी 30 दिन के अंदर अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आपको पता है कितने दिन होता है उसके बाद, 30 दिन के अंदर अंदर होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है, मतलब करेगा अगर CAG फेल हो जाता है तो, ठीक है। ये हो गया कैजुअल वैकेंसी के बारे में। अब ये होता है कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, मतलब जो पुराना ऑडिटर चल रहा है उसको रीअपॉइंटमेंट करना है आपको, है ना। तो बस उसका बस ये, आपको इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास, उसमें बस ये देखना है कि वो डिस्क्वालीफाइड, मतलब जो एक कंडीशन होती है कंपनीज की कि उसके अंदर कौन कौन ऑडिटर क्वालिफाइड होता है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, वो आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और नो ऑडिटर अपॉइंटेड एट AGM, मतलब अगर किसी AGM में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो जो पुराना जो ऑडिटर चल रहा है वही एग्जिस्टिंग ऑडिटर माना जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भारी बात तो मेरा हुई नहीं है। और रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, ये जो लास्ट पॉइंट टेबल दी हुई है आपकी, रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, इसमें क्या है कि कई कंपनीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में से कुछ ऑडिट कमेटी भी होती है कि कंपनी अपने में से कुछ कमेटी बना लेती है कि यार इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो थोड़ी ऐसे शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कितने बिजी होते होंगे, तो वो क्या कमेटी बना लेती है अलग कि तुम ऑडिट कमेटी, तुम सारा ऑडिट से रिलेटेड काम तुम ही देखना हमारा, कि तुम्हें ऑडिटर को अपॉइंट करना, तुम ही हमें सजेस्ट करना है कि तुम्हें लाना कहाँ से ऑडिटर, किसको अपॉइंट करना है, तुम ऑडिटर के साथ डील करना है कि तुमको कैसे क्या चाहिए, सब कुछ काम चाहिए, सब ऑडिट काम सही करा नहीं कर रहा, तो ऑडिट कमेटी होता है। अगर ऑडिट कमेटी है किसी कंपनी में तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी कि कौन कि हम किस ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये प्रोविज़न हुए, ये अपना अपॉइंटमेंट देख लिया, ठीक है। अब चलो, अब खुशी की बातें कर ली, अब कुछ अपन गम की बातें भी की जाए। गम की बातें क्या होगी कि अपन अपॉइंटमेंट तो किया है, लेकिन अगर मुझे रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, अगर हमको ऑडिटर को निकालना है, ठीक है, अब मैंने अपॉइंट किया, मुझे निकालना, तो क्या होगा, भाई तुम निकाल रहे हो तो ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। रिमूवल ऑफ ऑडिटर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ऑडिटर को निकाल रहे हो ना, तो स्पेशल नोटिस की ज़रूरत रहेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, आपको पता है रिजोल्यूशन कितने तरीके होता है? आपको पता है यार? तुम ऐसे नहीं पता तो मैं तुम्हें ऐसे वीडियो की लेंथ बढ़ा दोगे तुम, अगर हर एक चीज़ बताऊँगा तो। चलो यार, मैं बोला है तो बता ही देते हैं आपको। रिजोल्यूशन होता है, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। रिजोल्यूशन जो होता है वो रिजोल्यूशन होता है दो तरह के,
वो होता है, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है इसमें आपका मोर देन मेजोरिटी आपका फेवर में वोट करे, मोर देन मतलब 51% या फिर उससे ज़्यादा ऐसा, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब ये होगा आपका 3/4 जो मेंबर्स जो मीटिंग में है वो 3/4 आपका फेवर में वोट करे, उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, समझे। तो अगर आपका ऑडिटर्स को रिमूवल करना है, ऑडिटर को रिमूवल करना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो रूल दिया है उसमें, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसमें डीप में जाऊंगा नहीं, बस आपको ये याद रख लो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है कि अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी, मतलब का टाइम खत्म होने से पहले रिमूव करना है, ठीक है। ये आपका रिमूवल हो गया। अगर कोई ऑडिटर खुद रिज़ाइन करना चाहता है, अगर ऑडिटर को रिज़ाइन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आपको उसका रेजिग्नेशन जो होगा, उसका स्टेटमेंट होगा, उसका एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, ROC का होता है, वो एडिटी 3 करके फॉर्म में होता है, वो शायद हाँ एडिटी 3 करके फॉर्म होता है। उसको हम कंपनी को और ROC दोनों का इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा रीज़न क्या है रेजिग्नेशन का, ठीक है। ये हो गया स्पेशल नोटिस। अब जब अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे ना, उसके लिए स्पेशल नोटिस भी चाहिए होता है कि आप जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो वो उसके लिए स्पेशल नोटिस देगा, सभी को देगा कि ये मैं रिटायर्ड ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, या जो ऑडिटर है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस भी देगा। नोटिस किसको देगा, सभी को देगा, जो AGM में आने वाला सभी को देगा, ठीक है। ऑडिटर्स को भी देगा। और ऑडिटर्स को ये थोड़ा फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे हो रहा है, मैं आपको जो PDF दूंगा, जो टेलीग्राम पे डालूंगा, वो पूरा सही करके ही पूरा आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सभी को देगा। और ऑडिटर्स को भी राइट रहेगा कि उसको वो अगर कोई रिमूवल कर रहा है तो उसका राइट रहता है ऑडिटर के पास कि वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा कि मैं मेरे बचाव में क्या क्या बोलना चाहता हूँ, कि जो उन्होंने अगर कुछ गलत बोला हो मेरे बारे में रिमूवल करते वक्त, तो मैं अपने अपने बचाव में भी इसके क्या क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो भी अपने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। ये हो गया रिमूवल की बातें। अब चलो ठीक है, अब अपन कहते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, कौन कौन ऑडिटर बन सकता है। कि आजकल को कहो कि यार कोई भी बंदा चाहे कि देखो मैं कोई भी, मतलब मैं तो CA हूँ, मैं तो बन सकता हूँ, लेकिन कोई नॉर्मल बंदा अगर चाहता है कि मैं ऑडिटर बन जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, जो आपके सामने दिख रहा है, ही इज़ अ CA। कोई चार्टेड अकाउंटेंट फर्म ही ऑडिट कर सकती है, कोई दूसरे प्रोफेशन ऑडिट नहीं कर सकता है। वो ही एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए। या कोई फर्म, मतलब फर्म मैंने बताया आपको, कोई पार्टनरशिप बन गई, कोई 3-4 CA मिलके उसके अंदर हो गया, तो वो भी CA, हाँ, जो फर्म भी अपॉइंट हो सकती है एज ए ऑडिटर, ठीक है। ये पूरी टेबल में मैंने ये लिखा हुआ है। फिर पर्सन नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट, मतलब कौन कौन है जो एलिजिबल नहीं है। आप CA तो हो, लेकिन ठीक है, उसके लिए भी कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको। उसके साथ साथ क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी हुई है इसमें कि बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, मतलब कि अब आपको पता होना चाहिए। आपको ये फैक्ट बताता हूँ कि जो CA होता है वो किसी कंपनी का फॉर्म, मतलब किसी ऐसे कंपनी नहीं खोल सकता। आज मैं चाहूँ तो मैं CA एज ए प्रोप्राइटर रह सकता हूँ, मतलब मैं सिंगल बेस पे खोल सकता हूँ, या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, बस। मैं किसी कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूँ कि चलो CA सुमित ओझा प्राइवेट लिमिटेड, वो मैं नहीं कर सकता। कि मैं अगर आज मैं CA की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं CA की प्रैक्टिस या तो एज ए इंडिविजुअल कर सकता हूँ या फिर एज ए पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता हूँ ना। तो यहाँ लिखा हुआ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो अदर देन LLP मतलब अगर कंपनी एज ए CA अपॉइंट नहीं हो सकती, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, उसके खुद के ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अपॉइंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। खुद ही की कंपनी को एम्प्लॉय को अगर वो ऑडिटर बना दिया तो वो खुद वो एम्प्लॉय है, वो उसकी सैलरी उसके हर महीने उस कंपनी से जा रही है, कल को उसने कुछ कह ही नहीं सकता ना उल्टा सीधा कि तुम गलत काम कर रहे हो। वो तो एम्प्लॉय तो हमेशा उसके फेवर में देगा कि कल को कुछ गलत बोल दिया, साला अगले महीने की सैलरी नहीं आई होगा ना। तो वो खुद के एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं कर सकते। या पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ या ऑफिस या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब खुद की पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके कोई खुद दूसरा पार्टनर कहते चलो मैं भी CEO हूँ, मैं तेरे अपने पार्टनरशिप फॉर्म को ऑडिट कर सकता हूँ, वो नहीं हो सकता है। ये जो पॉइंट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कि आज कोई पर्सन या उसका कोई रिलेटिव या कोई उसका पार्टनर
ठीक है, ये कोई तीनों रिलेटिव भी कह रहा हूँ मैं, इस माइंड में रिलेटिव को भी रखना। क्या होगा कि अगर आप किसी कंपनी के सिक्योरिटी को, आप इसके कुछ शेयर आपके पास है किसी का, मैं रिलायंस के शेयर रखता हूँ तो मैं उस रिलायंस की ऑडिट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं? इसका या लॉजिक मैं बताता हूँ क्या होगा लॉजिक, कि आज मैं किसी कंपनी का शेयर रख रहा हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा ना इस कंपनी के शेयर मार्केट में बढ़े, तो हमें हर बार उसके फेवर में ही रिपोर्ट दूंगा, चलो बहुत अच्छी इसका शेयर बढ़ाओ शेयर बढ़ाओ शेयर बढ़ाओ। तो अगर आपके पास किसी को शेयर है या आपके रिलेटिव के पास भी शेयर है या किसी कंपनी में उसकी या सब्सिडरी या होल्डिंग इसमें कोई शेयर है, तो आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकते। या आप उस कंपनी के उधार ले रखा है, आपने कितने 5 लाख का उधार ले रखा है, या आपने उस कंपनी के बिहाफ पे गारंटी ले रखी 1 लाख रुपए की या उससे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा की, तो आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। अब यार लेकिन यहाँ आपको थोड़ा दुख हुआ होगा ना यार कि चलो सीए तो चलो ठीक है वो नहीं रखेगा शेयर, लेकिन उसका वो रिलेटिव भी चलो होगा, किसी ने रिलेटिव ने बेचारा शेयर ले लिया होगा गलती से, तो वो बेचारा वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है तुम इसे रो मत। यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव होल्ड द एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। अगर कोई रिलेटिव अगर 1 लाख तक के फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू का अगर वो शेयर रखता है तो चलो ठीक है तुम ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी शेयर होना चाहिए, तो इसमें हम कोई रियायत नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। इससे नहीं कि तुम भी 1 लाख के शेयर रख लो, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। फिर आपका अगर कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, अगर कोई डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, या अब ये एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये दो जो इम्पोर्टेंट कंडीशन बताई ये एक ये वाली भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज वेल, मतलब वो कहीं एज ए सी ए भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं या तो हम जॉब करें या हम खुद की प्रैक्टिस करें। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैं किसी की यहाँ साइन नहीं कर सकता हूँ या किसी ऑडिटर नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ किसी के अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन उसकी प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर मोर देन 20 कंपनी, अगर किसी मैं एज अ बड़ी कंपनी के 20 से ज़्यादा का ऑडिटर नहीं बन सकता हूँ, ठीक है ना। बड़ी कंपनी मतलब क्या हो गया कि मतलब अदर देन 1 पर्सन कंपनी, जहाँ के 1 पर्सन कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, हैविंग पेड शेयर कैपिटल जिसके 100 करोड़ से कम पेड शेयर कैपिटल है, तो अगर ऐसी कंपनी की तो मैं ऑडिटर वर्क कर सकता हूँ चाहे कितने भी हो। लेकिन अगर इनके अलावा जिसकी 100 करोड़ से भी पेड कैपिटल प्राइवेट कंपनी की ज़्यादा या कोई पब्लिक कंपनी या कोई लिस्टेड कंपनी, तो मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनी में ऑडिट हो सकता हूँ, ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ए पर्सन हु हैज बीन कॉन्विक्टेड, अगर किसी ने ऑफेंस वगैरह किसी फ्रॉड वगैरह किया है तो 10 साल तक कहीं भी ऑडिटर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसकी कंडीशन हो गई। एक बार आप देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया है, ये 2 पॉइंट आपको बताना, उस पर जरूर ध्यान रखना है ना। आपको वेकेशन ऑफ द ऑफिस ये अपन ऐसे भी डिस्कस कर ही लिया है कि ठीक है, ये चलो कैजुअल वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। अब ये मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड है और इसमें सब कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बस इसके अलावा एक स्लाइड और रहेगी, उसमें छोटा मोटा है, तो मेन जो अपने प्रोविजन तो मैंने सारे कवर कर लिए हैं आपके, ठीक है ना। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कितना लंबा लेक्चर आएगा, बस एक तो बस 10 मिनट का और खेल बचा है। अब इसमें क्या है कि पावर एंड राइट एंड ड्यूटी ऑफ द कंपनी ऑडिटर क्या रहेगा। अब राइट्स के बारे में देखो, राइट्स क्या रहेगा, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट को राइट वो एक्सेस कर सकता है, वो उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये वाला पॉइंट अब अपन थोड़ा इस लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, इस पॉइंट को अपन बाद में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे ना। ये कहाँ गया, आजा रे आजा। ठीक है, ये अपने राइट पढ़ लिया अपने, राइट क्या होता है, राइट टू बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। उसकी ड्यूटी क्या होती है भाई, राइट तो दी तो ड्यूटी भी होगी ना, तो उसकी ड्यूटी ये होगी कि प्रॉपर इंक्वायरी करना कि तुम प्रॉपर मैटर लोन बराबर दे रहे उसकी बुक्स वगैरह देखना, सब कुछ देखना, ये आप पढ़ लेना, कोई इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। रिपोर्टिंग देना उसके बारे में कि उसका आप जो आप टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज आपका जो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेस के ऊपर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये सब कोई इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है ये वाले पॉइंट, क्या है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट के अंदर क्या आता है कि कोई फ्रॉड अगर मिल गया, ठीक है, कोई फ्रॉड वाली बात आ गई है ना, कोई भी सत्यम उत्तम का केस हुआ था, याद हुआ आपको, तो वो फ्रॉड वाली बात आ गई। तो फ्रॉड वाली बात क्या होती है, तो अगर फ्रॉड इन्वॉल्विंग द प्रिस्क्राइब अमाउंट मतलब जो क्या ये रूल 13 में दिया, रूल 13 कहाँ, रूल 13 ये रहा कि जो प्रिस्क्राइब अमाउंट से ऊपर है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रिस्क्राइब अमाउंट क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपका फ्रॉड है,
क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका फ्रॉड है, तो क्या करना है आपको, रिपोर्ट करना ऑडिट कमेटी बताया मैंने। ऑडिट कमेटी नहीं हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन 2 डेज। जब मुझे पता चल गया कि साला 1 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है, तो फटाफट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा, बोला 2 दिन के अंदर जा, मैंने तो रिपोर्ट कर दिया है कि ये मेरे को फ्रॉड मिला है, ठीक है। अब उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको तुम रिप्लाई दो ना, उसको वेट करो, वो खुद भी पहले तो हकबका जाएगा, साला मेरी कंपनी में 2 करोड़ से 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, तो रुको मेरे को छानबीन करने दो। उसको छानबीन करने के 45 दिन दो आप, ठीक है। वो आपको रिप्लाई देगा 45 दिन के अंदर अंदर। अगर रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आपको तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉड मिला है मुझे, तो आप ये 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। अगर रिप्लाई आ जाता है तो उसके रिप्लाई के साथ देना है, रिप्लाई नहीं आता है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाना है पैसा, ठीक है। ये हुआ आपका 1 करोड़ से ऊपर वाले का काम। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड ही नहीं है, छोटे मोटे फ्रॉड है यार आजकल तो ठीक है, छोटे मोटे चलते रहते हैं, उसके लिए थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे, उसके पास सीधा बस जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी जो है उसके पास जाके उसको कह दो कि यार तुम्हारे पास ये मुझे फ्रॉड मिला, उसको सही सही करो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो आपके रिपोर्ट में जरूर देना है कि आपको यार मुझे, जो आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जरूर आपको देना है कि क्या नेचर था फ्रॉड का, क्या क्या अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना है, क्या रेमेडी एक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब मैंने बताया तो क्या क्या एक्शन लिया और कौन कौन सी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपको फ्रॉड की रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। अब मैं आपके पास जो आता हूँ, ये जो सेक्शन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी, ये जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, मैं आपको सही करके दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहेगा कि जो सीएजी होता है वो हर एक ऑडिटर्स को, जो सीएजी होता है मैंने आपको बताया सीएजी करता धरता जो सीएजी होगा वो आपका सीएजी आपको डायरेक्ट करेगा कि किस तरह से ऑडिट करना है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे डायरेक्शन जो आपने सीएजी ने दी है मुझे, उस तरह से मैंने ऑडिट कर लिए। और गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी राइट रहता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जो सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी इसके अंदर राइट रहता है, ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट का, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी इसमें राइट रहता है। क्या राइट रहता है, विदिन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। आपने सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट दे दी, भी मैंने मेरे हिसाब से बना दी, उसके बाद भी सीएजी के 60 दिन के अंदर एक और ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है कि चलो मैं एक और दूसरे ऑडिटर को भेजता हूँ कि चलो तो एक बार चेक करके आ रहे भाई जिसने जो ऑडिट रिपोर्ट सही दी है, सही है दी है नहीं दी है। तो क्या कर सकता है वो 60 डेज के अंदर भी आपको सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, ठीक है। और उसी तरह से वो टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है। यहाँ टेस्ट ऑडिट लिखा हुआ, भावना में आके मैंने टेस्ट ऑडिट पे भी लिखा बना दी, यहाँ टेस्ट ऑडिट लिखा हुआ। तो ये क्या लिखा हुआ, सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है, उसके बाद टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है, ठीक है। ये उसके पास पावर आ गई। और लास्ट आपके पास ये रहता है कि ब्रांच ऑडिटर के बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। हमारा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो तो उसको कंप्लाई करना जरूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डिफाइन कर सकता है, कौन कौन से फॉलो करना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कर सकता है कि किस तरह से आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, ठीक है। अब एक ये लास्ट, फिर आपके बाद नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू वाली, ठीक है। ये क्या है कि एक ब्रांच ऑडिटर मतलब क्या होता है कि अलग अलग किसी के यहाँ ब्रांच है, किसी कंपनी के 2-2 3 या 3-3 4-4 ब्रांच है, तो 3-3 4-4 ब्रांच पे या तो वो जो ऑडिटर मेन ऑडिटर वो ब्रांच ऑडिट कर सकता है, या पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कोई नया ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकता है। अगर वो विद इन द इंडिया है, अगर विद इन इंडिया अगर वो ब्रांच है तो सेम ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है, या ब्रांच अलग स्पेशल भी कर सकता है। आउट ऑफ इंडिया है तो वो उस आउट ऑफ इंडिया वाले के लिए नया ऑडिटर भी, ब्रांच ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकता है। और वो दोनों ब्रांच ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट देगा वो मेन ऑडिटर को रिपोर्ट जाके देगा कि ये मैंने जो आपकी ब्रांच है इसकी, ये मैंने इसकी ऑडिट की और ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है। और मेन ऑडिटर होगा उसको कंपाइल करेगा और एक मेन रिपोर्ट बनाएगा। ये होता है बस ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिख दिया है आपको थैंक यू। अब मैं आपके इसके MCQ भी बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसका सही से PDF भी डाल दूंगा, उस पर लिंक पे जाना और पूरा अच्छे से पढ़ना। आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में मुझे मेंशन कर देना कि सर मेरे को ये सेक्शन का मुझे समझ नहीं आया, तो मैं कुछ करके या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे या जो नेक्स्ट क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन को और ले लूँगा, उसको समझा दूंगा। तो आप प्लीज़ अब यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। देखो अब मैं थोड़ा इमोशनल करने वाला हूँ, मैं अभी अपने ऑफिस से आया हूँ बिना खाने खाया पिया, मैंने यूट्यूब चैनल मैंने लेक्चर बनाया आपके लिए। तो आप थोड़ी इस मेहनत को सराहना और वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आपका प्यार दिखाना, और कुछ कमी लगी हो तो बताना। मैं आपका एज ए फ्रेंड हूँ, एज ए टीचर नहीं, आपका एज ए फ्रेंड ही हूँ, तो प्लीज़। तो चलिए आज के लिए करते हैं हम यहीं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना और इसके खुद को रिवाइज करना, और मैं जो एमसीक्यू डालने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका वहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। आपका वहाँ एमसीक्यू पैटर्न है, तो उस एमसीक्यू पैटर्न को माइंड में रखते हुए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको रटना नहीं है सब कुछ चीज़ें। आपको मैंने चार्ट फॉर्मेट में इसीलिए दिया है ताकि आपको बस एक इसके प्रोविज़न का ओवरव्यू रहे, आपको ध्यान रहे क्या करना है। आपको मैं वो पैराग्राफ फॉर्मेट में पूरा नहीं दिया, मैंने आपको इसमें इसलिए दिया है। तो आपको क्या करना है, बस इसको समझना है, एक बार खुद से पढ़ना है, और एक बार इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखना है, ताकि आप रिवीजन करो। 5 या 6 पेज का आपको 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, और आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पुराना चैप्टर के एमसीक्यू नहीं किया तो अभी जाके कर लो। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।